नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। प्रशांत महासागर से लेकर हिंद महासागर तक चीन लगातार अपना जाल फैला रहा है। ग्लोबल रूल्स को धता बताते हुए ऐसे कदम उठा रहा है जिससे रीजन में मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर बड़ा और गंभीर खतरा पैदा हो गया है। दक्षिण चीन सागर में बीजिंग के रवैये से अक्सर ही टकराव की स्थिति पैदा होती रहती है। जापान से लेकर वियतनाम और फिलीपींस जैसे देश चीन की हरकतों से परेशान हैं। हालात ऐसे बन गए हैं कि चीन ने खुद को सुरक्षित करने के लिए कई देश अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने में जुटे हैं। चीन की गतिविधियां हिंद महासागर में काफी बढ़ गई हैं। रिसर्च के नाम पर चीन लगातार हस्तक्षेप कर रहा है। ऐसे में भारत की मैरीटाइम सिक्योरिटी को भी बड़ा खतरा है। इसे देखते हुए भारत भी अपनी समुद्री ताकत को लगातार बढ़ा रहा है। फ्रिगेट से लेकर वॉरशिप और एयरक्राफ्ट करियर तक में हजारों करोड़ रुपए का निवेश भी किया जा रहा है। इसके अलावा भी इंडियन नेवी को अपग्रेड करने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। आईएनएस तमाल स्टील्थ फ्रिगेट इस दिशा में मील का पत्थर है और अब इसके साथ ब्रह्मोस की जोड़ी साथ हो गई है, यानी कि समुद्र में तमाल मचाएगा धमाल। एक रिपोर्ट। आईएनएस तमाल से ब्रह्मोस का धमाल। पानी के नीचे टारगेट को करेगा तबाह। समंदर की चुनौती को करेगा ध्वस्त। भारतीय नौसेना के नए युद्धपोत आईएनएस तमाल को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस किया गया है, जो इसे एक घातक स्टील्थ फ्रिगेट बनाता है। यह रूस में निर्मित है और इसमें उन्नत रडार, एंटी सबमरीन हथियार और हेलीकॉप्टर की तैनाती की क्षमता है। यह युद्धपोत 1 जुलाई 2025 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। आईएनएस एक आधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट है। तमाल को रडार नहीं पकड़ पाएगा। इस युद्धपोत को भारत लाने के लिए 250 से ज्यादा नौसैनिकों का कमीशनिंग क्रू फरवरी 2025 में ही रूस पहुंच गया था। 3 महीने तक इसकी टेस्टिंग हुई। इसे रूस के यंतर शिपयार्ड में तैयार किया गया है। कमाल की बात है कि तमाल को ब्रह्मोस की जोड़ी मिल गई है। आईएनएस तमाल ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है। इसके साथ ही ये पानी के नीचे टारगेट तबाह करने वाले टॉर्पीडो से लैस है। साथ ही इसमें हर मिनट 5000 राउंड गोलियां बरसाने वाला गन सिस्टम भी है। ये ड्रोन या एंटी शिप मिसाइलों को मार गिराती है। ये फ्रिगेट 450 किलोमीटर तक हमला करने में भी सक्षम है। इसमें 100 mm वाली A190-01 नौसैनिक तोप भी लगी हुई है। यह 80 राउंड प्रति मिनट की दर से बेहद सटीक निशाना लगाती है। इसमें स्टील्थ वर्टिकल लॉन्च एयर सिस्टम भी लगा हुआ है। इस युद्धपोत के आने के बाद भारत की समुद्री सीमा पहले से ज्यादा सुरक्षित हो गई है। चीन और पाकिस्तान से मिलने वाली चुनौती को ध्वस्त करने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कमाल क्या है ये तमाल और कैसे। मेजर जनरल रिटायर्ड शशि अस्थाना साहब, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, कमांडर रिटायर्ड भूषण दीवान, पूर्व अधिकारी भारतीय नौसेना, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा शशि अस्थाना साहब से। शशि अस्थाना साहब, अगर इस तमाल की हम चर्चा करें तो तमाल किस तरीके से दिखाएगा कमाल, जरा विस्तार से समझाएं। देखिए, जहां तक इस युद्धप्रोत का सवाल है, ये युद्धप्रोत एक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, यानी कि रडार से बहुत आसानी से पकड़ा नहीं जाता है। उसी मुताबिक जब इसमें ब्रह्मोस फिट हो जाती है, ब्रह्मोस भी एक क्रूज मिसाइल है, वो भी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाली है, उसके भी रडार सिग्नेचर इतनी आसानी से पकड़े नहीं जाते हैं। तो उस लिहाज से ये एक, जैसे हम बोलते हैं, कैपेसिटी डेवलपमेंट या कैपेबिलिटी डेवलपमेंट, तो उसकी तरफ एक बड़ा कदम है। और इसमें कोई शक नहीं है कि ये भारत की जो नौसेना है उसको और ज़्यादा मजबूत करेगा। और इसी से मैं इसको एक बड़े संदर्भ में देखता हूँ। बड़ा संदर्भ ये है कि देखिए, भारत की जो समुद्री सीमा है वो, और भारत की जो ज्योग्राफी है, वो एक तरीके से भारत के फेवर में है। और भारत के लिए नेवी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत की नेवी से
चीन भी डरता है, क्योंकि चीन की सारी जितनी भी ऑयल की लाइंस हैं, सप्लाई लाइंस हैं, वो सारी भारत इंडियन ओशियन से गुजरती हैं। और इसीलिए चीन ने, अगर आप देखें, क्योंकि चीन को साउथ चाइना सी में भी अपनी लाइन संभालनी है, सप्लाई लाइंस, और इंडियन ओशियन में भी संभालनी है। और उसने इसीलिए अपनी नेवी को सबसे बड़ा कर लिया है। 730 युद्धपोत हैं उसकी नेवी में। भारत की नेवी में अभी 293 युद्धपोत हैं, और भारत भी उसको और बड़ा कर रहा है। लेकिन उसके जो जितने युद्धपोत हैं वो पूरे के पूरे इंडियन ओशियन में इस्तेमाल नहीं हो सकते। तो उस लिहाज से भारत को एक किस्म से एक पैरिटी, यानी कि एक बदले की स्थिति में पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि चीन ने बहुत सारी सबमेरीन्स हैं उनके पास, न्यूक्लियर सबमेरीन्स काफ़ी उनके पास हैं। तो ये कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स हैं जो हमें करने पड़ेंगे, और इसमें जाहिर है कि हमें अपनी नेवी को और ज़्यादा सशक्त करना है, चाहे वो एयरक्राफ्ट कैरियर हो। अभी उसके हवाई जहाज, एक नया एयरक्राफ्ट कैरियर हमने कमीशन किया है, उसके हवाई जहाज अभी आना बाकी है। और जब हम इन सब चीज़ों को देखते हैं, ये सारे के सारे युद्धपोतों को एक साथ, तो हर एक नया एडिशन वो भारत की नेवी को सशक्त करता है, और आईएनएस तमाल भी उसी का एक हिस्सा है। मनु जी। भूषण दीवान साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्योंकि ये युद्धपोत स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का है। हम बात कर रहे हैं नेवी की, क्योंकि इटली की नौसेना के साथ सैन्य अभ्यास, युद्ध अभ्यास भी किया गया, छोटा सा युद्ध अभ्यास भी किया गया। उस वक्त बहुत सारी तस्वीरें और चर्चा खासकर तमाल को लेकर दिखाई दी। लेकिन नेवी को ये किस तरीके से मजबूत करेगा तब, जबकि भारत की जो समुद्री सीमाएं हैं वहां पर लगातार तनाव अब भी बना हुआ है। धन्यवाद मुझे आपकी चैनल पे बुलाने के लिए। जी देखिए, जैसे चेस की गेम होती है, उसमें कई पीसेस होते हैं। जी, तो अगर नेवी को, नेवल फोर्स को आप समझे एक चेस बोर्ड है, तो उसमें कई टुकड़े चाहिए। मतलब फ्रिगेट्स चाहिए, डिस्ट्रॉयर्स चाहिए, क्रूजर्स चाहिए, एयरक्राफ्ट कैरियर्स चाहिए, माइन स्वीपर्स चाहिए, लैंडिंग क्राफ्ट चाहिए, LST लैंडिंग क्राफ्ट चाहिए, और एयरक्राफ्ट भी चाहिए। सवाल ये है और हमारा जो नेवी का जो काम है, चैलेंज सिक्योरिटी का, पहला काम अगर डिफेंस का देखें तो डिफेंस का क्या है, 7,500 किलोमीटर की कोस्ट लाइन। मैं कहना चाहता हूं सिक्योरिटी के हिसाब से पाकिस्तान 1 फ्रंट, चाइना 2nd फ्रंट, बांग्लादेश 3rd फ्रंट, और ये 7,500 किलोमीटर जो है, ये कोस्ट लाइन जो है, ये 4th फ्रंट है। 4.5 माने हाफ अंदर वाले। और ये 7,500 किलोमीटर जो है, इसमें पोर्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस हैं, नेवल बेसिस हैं, बॉम्बे हाई है, और सबसे बड़ी बात एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, जो तट से 200 नॉटिकल माइल्स होती है। और नॉटिकल माइल तो 1 माइल से ज्यादा होता है, काफी ज्यादा होता है। तो उसके अंदर जो है, उस पर भी हमारा वर्चस्व है। तो वो एरिया अगर आप देखें, 200 नॉटिकल माइल्स का एरिया, वो कितना है, वो हमारा जो एरिया भारत के लैंड का एरिया है, उसका 2/3 तो वही है। आप समझ सकते हैं, इसको प्रोटेक्ट करना बड़ा भारी काम है। एक चीज, ये डिफेंस बात है, पर हमारी इंडियन नेवी जो है, प्रूव कर चुकी है कि हम डिफेंसिव नेवी नहीं है, हम ब्लू वाटर नेवी है। हम कोस्ट में सीमित नहीं रहते। हम, आपने देखा है, सोमालिया के पायरेट्स, हूती, सब केसेस में हमारे जो जहाज हैं ऑपरेट करते रहे रेड सी के आसपास। ये दुनिया ने देखा है। चाइना का बेस जिबूती में है, वो लोग तो, उनकी वॉरशिप्स तो निकली भी नहीं जिबूती से, उस एरिया में थी। तो सवाल ये है, इस भारी काम के लिए ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोहरा है, बहुत स्ट्रॉन्ग पीस आया है, एक पीस है। अभी आप आगे पीस जो है, पीस जो चाहिए हमको, हमारे नेवी के अंदर क्या होता है, एंटी सरफेस शिप। सरफेस माने एंटी सरफेस वेपन, सरफेस माने समुद्री सतह पे चलने वाले जो टारगेट्स हैं, जहाज हैं, वो है। सेकंड क्या है, एयर, सेकंड डायमेंशन एयर। एंटी एयर मिसाइल आ रही है हमारे ऊपर, या एयरक्राफ्ट आ रहा है हमारे ऊपर, तो सेकंड डायमेंशन। और थर्ड डायमेंशन जो आर्मी में नहीं है, एयरफोर्स में नहीं है, थर्ड डायमेंशन क्या है, अंडर वाटर, अंडर सी, तो थर्ड डायमेंशन। और फोर्थ डायमेंशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डायमेंशन। ये कमाल में जो है, ये चारों चीजें हैं। ये कमाल की बात है
छोटे फ्रिगेट्स में कई बार ये होता है एंटी सबमरीन फ्रिगेट, जी। तो ये एंटी सबमरीन फ्रिगेट नहीं है, ये ऑल इन वन है। एंटी सबमरीन भी है, आपने बताया कमेंट्री में, एंटी एयरक्राफ्ट भी है, और सरफेस मिसाइल्स ब्राह्मोस 400-500 किलोमीटर रेंज जाता है, और अंडर वाटर को भी डिस्ट्रॉय करने के लिए हैवी टॉर्पीडोज हैं, एंटी सबमरीन रॉकेट वेपन्स हैं। तो ये मुकम्मल पैकेज है। मैं आपको छोटा सा बताना चाहता हूँ मेरे खुद के एक्सपीरियंस से। 47 में भारत आजाद हुआ, तो जो हमारे पास वॉरशिप्स हैं पहले पुरानी वाली, आईएनएस तलवार, आईएनएस ब्रह्मपुत्र, अब तो सेम नाम नए मॉडल शिप को भी दे जाते, ये रस्म होती। तो वो जो शिप्स थी, जिसे कहते ना साइज वर्सेस फायर रेशियो, जी। साइज वर्सेस फायर पावर, रशियन शिप जो है ना, ये आप देख लेना, वेस्टर्न शिप के मुकाबले में साइज वर्सेस फायर पावर में कई गुना अच्छी है। तो ये रशियन ऑर्डिनरी की शिप है, रशिया में बनी है, तो ये लास्ट शिप है। इसके बाद इसी क्लास की शिप जो है इंडिया में ही बनेगी, और कोई भी वॉरशिप इंडिया भी इंपोर्ट नहीं करेगा। आत्मनिर्भर भारत का ये एक बड़ा भारी टारगेट है। तो एंटी सबमरीन में हमारे पास टॉर्पीडोज हैं। एक बात और, वेपन की बात तो मैंने आपसे कह दी। वेपन माने मैं किसी को थप्पड़ मारता हूं, किसी को किक मारता हूं, किसी को हॉकी स्टिक मारता हूं, ये वेपन है। उससे पहले क्या मैं देख पाता हूं कि मेरे ऊपर क्या अटैक आ रहा है? सबमरीन से आ रहा है, सबमरीन ने टॉर्पीडो छोड़ी है, या एयरक्राफ्ट आ रहा है। आईज एंड ईयर्स, वो क्या है? वो रेडार है। वो क्या है? EOIR, मॉडर्न में अभी आया EOIR, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम्स और इंफ्रारेड सिस्टम्स। हाई डेफिनेशन कैमरा से वो देख सकते हैं, क्लाउड वगैरह नहीं होगा तो बढ़िया पिक्चर आ जाएगी। और IR क्या है? इंफ्रारेड, जो भी हीट जनरेट करता है, मस्कीटो होता है ना, हीट पे जाता है, तो इंफ्रारेड रेज को पकड़ते हैं। तो जो अगर एयरक्राफ्ट है, मिसाइल है, तो उसका तो इंजन या बर्निंग फ्यूल हो रहा है, तो मतलब वो एक उसमें इंफ्रारेड जो देता है सिग्नल, उसको पकड़ सकते हैं। तो ये है पहला। क्या आईज ईयर्स क्या है? रेडार्स। आईज ईयर्स क्या है? अंडर वाटर के लिए सोनार, जो साउंड से चलती है। और EOIR भी है, जो सरफेस के लिए है, वो अंडर वाटर के लिए नहीं है जी। तो ये बड़ा जरूरी काम है कि ये सेंसर्स, टेक्निकली से क्या कहेंगे? सेंसर्स होती है ना, आग जीवा, सेंसर्स और वेपन सिस्टम, डिलीवरी प्लेटफॉर्म, लॉन्च प्लेटफॉर्म, ये इंटीग्रेट होने चाहिए। इंटीग्रेट माने कंप्यूटर करेगा। क्यों? मल्टीपल टारगेट्स आपको हिट कर रही हैं, तो आपने कौन से सिस्टम को किस टारगेट पे एंगेज करने के लिए करना है, ये डिसीजन मेकिंग AI फास्ट स्पॉट में करेगा। क्यों? आपने देखा मिसाइल आ रही है, तो कोई टाइम नहीं है सोचने का मैनुअली क्या किया जाए। AI सिस्टम, इसमें AI सिस्टम भी है। और सबसे बड़ी बात, स्टेल्थ की तो बात की, जो साला ने भी कही है, स्टेल्थ की बात बड़ी अच्छी है। जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, इसे कहते हैं फोर्स मल्टीप्लायर। क्यों? जब एनिमी आएगा, जब हमें डिटेक्ट करता है, कैसे डिटेक्ट करता है? हमको उसकी मिसाइल आ रही है, तो उसने देखना है हम कहाँ हैं। तो अगर वो देखना है कहाँ, रेडार से देखेगा। अगर हमारा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम अच्छा है, तो उसकी ऑनकमिंग मिसाइल को शैफ्ट से या कई चीजें, बहुत तरीके की चीजें होते हैं, भ्रमित कर देते हैं। वो भ्रमित कर देते हैं, वो मिसाइल हमारे ऊपर आने के बजाय वहां चली आती। शैफ होता है एक मेटेलिक एल्यूमिनियम फॉइल होता है, तो एल्यूमिनियम फॉइल ही फायर कर दिया ना, तो मिसाइल से उसका रेडार क्रॉस बहुत ज्यादा है, साइज छोटा है, एल्यूमिनियम फॉइल का एल्यूमिनियम के पीसेस, वो फायर करते हैं। एग्जांपल दे रहा हूं। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स कई हैं। तो ये पैकेज भी इसमें है। तो ये बहुत अच्छा चीज है। और इसके अंदर आप समझें, पर एक चीज मैं फिर भी कह दूंगा, लास्ट पॉइंट, वो एक पॉइंट बहुत बड़ा जरूरी है। जी बताइए। चीन हमारा मुकाबला नंबर 1 है। तो उसके मुकाबले में हमारी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी अच्छी है, उभर रही है। ऑपरेशन सिंदूर ने भी प्रूव कर दिया है, पर स्पीड और बढ़ानी पड़ेगी। आज चीन की नेवी सबसे ज्यादा दुनिया में उनका तादाद है और फायर पावर है। तो 3 साल में नया एयरक्राफ्ट कैरियर बना देते हैं, हमको कई साल लग जाते हैं। तो हमको जो प्रोसेस है अपनी स्पीड अप करने पड़ेंगे। लेस ब्यूरोक्रेसी, क्विक फाइल क्लियरेंस, और ये सिस्टम तो इकोसिस्टम बन रहा है। यूनिवर्सिटी भी जुड़े, स्टार्टअप भी जुड़े, DRDO लैब्स भी जुड़े, CISR लैब्स भी जुड़े। ये सब अगर सिस्टम इंटीग्रेटेड नहीं होता है, तो
हमारा काम जो है प्रोडक्शन का स्लो हो जाएगा, तो हम नहीं मैच कर पाएंगे। और प्रोडक्शन देखिए, डिफेंस में हर चीज ये नहीं है कि लड़ाई करनी है, जोश चाहिए, टेक्नोलॉजी चल रहा है काम, टेक्नोलॉजी ऑपरेट करने के लिए कॉम्पिटेंस चाहिए, वो हम करेंगे। पर मैं कह रहा हूँ टेक्नोलॉजी इज अ सीक्रेट फायर पावर, तो वो कैपेबिलिटी मैन्युफैक्चर होने के हमारे पास है तो हम ताकतवर हैं, वरना नहीं। ये हमारे सामने चैलेंज है जो हमने स्पीड अप करना है। बिल्कुल, आपने चीन का भी जिक्र किया और निश्चित तौर पर जो खबर आ रही है उसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अगस्त से लेकर और 1 सितंबर के बीच एससीओ सम्मेलन में चाइना की यात्रा पर भी जा रहे हैं। मुझे लगता है कि जो तलखी है वो हो सकता है कि तलखियां कुछ कम होने की कोशिश करें। अस्थाना साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मैं मानता हूं पाकिस्तान और चाइना के ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन चलिए बातचीत कम से कम शुरू हो, क्योंकि ट्रंप साहब तो पगलाए घूम रहे हैं, वो कुछ भी कर रहे हैं, तो हमें बीच का रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। मेरे साथ अस्थाना साहब मौजूद हैं। अस्थाना साहब, भारतीय नौसेना का ये तलवार क्लास का 8वां जहाज है और अगर देखा जाए तो रूस में बना भारतीय नौसेना के लिए 51वां नौसैनिक पोत है। रूस के साथ भारत की साझेदारी, शायद हो सकता है कि अमेरिका को ये पसंद ना आ रहा हो कि भाई आप ज़्यादातर उनसे ट्रेड तो कर ही रहे हैं, तेल तो खरीद रहे हैं, हथियार भी उनसे ले रहे हैं, जहाज भी उनसे ले रहे हैं, हम किस लिए? पूरे वर्ल्ड में लड़ाई करवा के हथियार बेचना तो हमारा काम है। तो हो सकता है कि ट्रंप साहब को ये पसंद ना आ रहा हो, लेकिन जिसका जिक्र अभी किया भूषण साहब ने कि इसके बाद फिर हम खरीदने वाले नहीं हैं, हम देश में बनाएंगे, भारत में बनाएंगे, क्योंकि डिफेंस के सेक्टर में भारत अब आत्मनिर्भर हो रहा है और उसने कई सारी ऐसी नजीर पेश भी की हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि ट्रंप साहब को यह पसंद आए या ना आए, हमें रूस के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं और जो हमारे डिफेंस कॉपरेशन है वो बहुत पुराना है और बहुत विश्वस्त है। और क्योंकि उसकी विश्वसनीयता से जाहिर है कि अगर आज जो कुछ भी हम बना पा रहे हैं और अगर हम इंडिजिनस इक्विपमेंट भी बना रहे हैं वो भी काफ़ी हद तक कुछ उसमें काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन है रूस का, क्योंकि उन्होंने काफ़ी टेक्नोलॉजी हमें दी है और उस मौके पे दी है जब कोई भी वेस्टर्न कंट्री हमें टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार नहीं था। इस बात को भारत कभी नहीं भूल सकता। और जाहिर है कि ट्रंप साहब ने जो भी बोला कि भाई आप रूस का तेल मत खरीदो, तो हम और ज़्यादा तेल खरीदने लगे। अभी वो बोल रहे हैं रूस के साथ संबंध मत बनाइए, तो हम और बना रहे हैं। और वो बोल रहे हैं कि जी दोनों की डेड इकोनॉमी है और एक साथ डेड हो जाएगी, तो ठीक है, हम दोनों एक साथ अभी और अपनी इकोनॉमी को भी आगे बढ़ाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो रूस एक विश्वस्त डिफेंस पार्टनर है और रहेगा। जहां तक बात है आत्मनिर्भरता की, इसमें कोई शक नहीं है कि आत्मनिर्भरता बहुत ज़रूरी है और मैं पूरी तरीके से सहमत हूं। सबसे ज़्यादा इंडिजनाइजेशन जो हुआ है अगर तीनों सर्विसेज में, वो मैक्सिमम नेवी में हुआ है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि नेवी में भी ये कैपेबिलिटी आ जाएगी कि छोटे युद्धपोत तो सारे के सारे हम खुद ही बना पाएं। जब हमने एयरक्राफ्ट कैरियर बना लिया है, वो भी मोस्टली कंपोनेंट उसके इंडिया के ही हैं, पूरा कुछ ही कंपोनेंट हैं उसमें जो बाहर से इस्तेमाल किए गए हैं, लेकिन अदरवाइज हमने जब एयरक्राफ्ट कैरियर बना लिया है तो जाहिर है कि अब ये छोटे इक्विपमेंट भी हम बना पाएंगे। तो ये जो हमारा भविष्य है वो तो आत्मनिर्भरता में ही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब तक हमें ज़रूरत है तब तक जाहिर है कि हमें रूस की मदद भी चाहिए होगी। और अभी जैसे आप देखें, चाहे वो नेवी हो, चाहे आर्मी हो, चाहे एयरफोर्स हो और चाहे देश की सीमाएं हों, अभी हम सुदर्शन चक्र की भी बात कर रहे हैं, एयर डिफेंस की बात कर रहे हैं, उसमें भी काफ़ी पड़ेगी ज़रूरत हमें अभी रूस की, क्योंकि उसमें भी जो टेक्नोलॉजी है वो अचानक से डेवलप नहीं हो सकती और थोड़ा सा और हमें मदद की ज़रूरत होगी। और उसमें रूस तैयार भी है और अभी रूस ने कुछ स्टेटमेंट्स भी दिए हैं इसी मुताबिक। यही नहीं, जो प्रेसिडेंट ट्रंप साहब की नाराज़गी से जो व्यापारिक संबंध में भी जो एक्सपोर्ट्स में जो कमी है वो भी अभी रूस कुछ हद तक कोशिश कर रहा है कि वो अगर हम उधर वहाँ बेच पाएं तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का भी एक जो क्राइसिस है, क्योंकि रूबल और रुपी में हमारा आयात बहुत ज़्यादा हो गया और निर्यात थोड़ा कम है, तो वो भी शायद बैलेंस हो सकता है कि वो भी बैलेंस हो जाए। बहुत सारे संकेत निकल कर आ रहे हैं। शुक्रिया हम करेंगे, अस्थाना साहब का शुक्रिया करेंगे, भूषण साहब का।